जो सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का पेपर आया जून 26 और आज हम करने जा रहे हैं इसका डिटेल रिव्यू अलॉन्ग विद दी एमसीक्यूज। मैंने ही नहीं, हमारी पूरी टीम ने, सीएमए के एफआर का स्नेहा मैम ने, एससीएम का प्रणय सर ने, लॉ का आपके सतीश सर ने, जीएसटी का आपके करण सर ने, एंड इनफैक्ट एफएम का हमारे उत्कर्ष सर ने पूरा डिटेल पेपर रिव्यू डाला है। आप जानते हैं हमारा सीएमए के लिए एक स्पेशल चैनल है एकत्वम फॉर सीएमए, आप उसके ऊपर जाकर के ये सारे पेपर रिव्यूज को देख सकते हैं। आइए डिटेल पेपर रिव्यू की बात करते हैं कि क्या क्या हुआ था। सबसे पहले अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं और पेपर के इन टोटल की बात करूं तो पेपर बहुत इजी था, लेंदी था, प्रिडिक्टेबल पेपर था। लगभग हर टॉपिक जो आते थे वही टॉपिक आए हैं और कुछ नया नहीं था। पेपर इजी था, लेंदी था। है बहुत सारे एमसीक्यू तो डायरेक्ट मार्क्स लेने लायक थे। एमसीक्यू वाला पार्ट बहुत इजी था और जो राइटिंग वाला पार्ट था वो शायद थोड़ा सा लेंदी था। आइए समझते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहले आता है क्वेश्चन आता है आरओआई पे बेस्ड था। आरओआई पे बेस्ड था और एसएससी ने जो एक्सपेंडिचर किया था फॉरेन ट्रैवल पे वो था 1,40,000 ईच। तो ऐसे केस के अंदर में आपका जो एमसीक्यू आना चाहिए था ये आना चाहिए था सी, क्योंकि आपका एग्रीगेट फॉरेन एक्सपेंडिचर जो था ये 2 लाख से ऊपर जा रहा था। नेक्स्ट जो एमसीक्यू था इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना था, 234 सी के ऊपर बेस्ड था। राइट, 234 सी कहता है कि आपका Q1 में 12% से नीचे नहीं होना चाहिए था, आपका Q2 में 36% से नीचे नहीं होना चाहिए था। तो पहले 2 क्वार्टर में आपका ये इंटरेस्ट आता ही नहीं था और दूसरे क्वार्टर का जब इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे उस हिसाब से लगभग इसका आंसर 3600 आता है 234 सी के हिसाब से, डिफरेंशियल अमाउंट के ऊपर 1% फॉर द ब्लॉक। फिर आता है आपका थर्ड, चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर बेस था। चैरिटेबल ट्रस्ट का अनोनिमस डोनेशन जो है ये डोनेशन का 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर के ऊपर का जितना भी अमाउंट होता है वो 30% पे टैक्सेबल होता है। अब यहाँ पे अनोनिमस डोनेशन मिला ही 2.5 था तो पहले 1 लाख को हम लोग बाजू कर देते, बैलेंस 1.5 लाख के ऊपर अनोनिमस डोनेशन का 30% लगना चाहिए था। फिर आता है आपका फोर्थ एमसीक्यू, ये आया था आपका कहां से, अपील चैप्टर से आया था। अपील चैप्टर के अंदर में आपका जो अपील किया जाता है, टाइम लिमिट टू फाइल एन अपील, ये 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड होता है। तो यहाँ पे बहुत ही सीधा एमसीक्यू था, इजी था, सी आंसर सिलेक्ट होना चाहिए था। डी अगर बात किया जाए तो ट्रांसफर प्राइसिंग से आता है। ट्रांसफर प्राइसिंग की बहुत सिंपल पेनल्टी थी, अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर में डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं करते तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन आता है। तो आंसर इसका डी होना चाहिए था, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, टीपी से टॉपिक था। ओके, फिर आया था टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट से एक टॉपिक। अब आपने अगर मान के चलिए एडवांस टैक्स का ड्यू डेट है और एडवांस टैक्स का ड्यू डेट आपने टाइमली पेमेंट कर दिया है तो इट्स अ टैक्स मैनेजमेंट, क्योंकि आप कंप्लायंस कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, पॉइंट नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए। फिर आता है एट एमसीक्यू आईसीडीएस के ऊपर बेस था, यस और नो, राइट। सो ये आईसीडीएस जो है कौन सा फॉलो नहीं होता, आईसीडीएस 1 कहता है मटेरियलिटी को फॉलो नहीं करते, तो मटेरियलिटी शुड बी द आंसर। फिर आता है आपका एट्थ एमसीक्यू ब्लैक मनी के ऊपर बेस था और ब्लैक मनी के ऊपर जो पेनल्टी लगती है वो कहां से लगती है भैया, 20 लाख के ऊपर का गेम है तो आपका पेनल्टी आता है, आंसर यहाँ पे 20 लाख होना चाहिए था, इजी एमसीक्यू था। फिर आता है नाइन्थ में जब हम सीज करते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ सर्च एंड सीजर, क्या सीज नहीं कर सकते, क्या सीज नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे बात करी थी कि भैया आप स्टॉक इन ट्रेड को क्या नहीं कर सकते, सीज नहीं कर सकते। तो 132 में हमने स्टॉक इन ट्रेड लिखा था, हमने हमारे कंसाइज के अंदर में भी इसको बहुत डिटेल के अंदर में लिख के दिया हुआ है, हमने पढ़ा भी उतने ही डिटेल के अंदर में था, तो होपफुली आपने किया होगा। देखो दोस्त, सारी की सारी टीम हमारी पूरी सीएमए की बहुत डिटेल के अंदर में आपको एबीसी एनालिसिस देकर के बैठी है, पेपर एनालिसिस देकर के बैठी है। इनफैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी पेपर प्रेडिक्शन दिया था, बहुत सारी चीजें तो एज इट इज आई है। वहां से आते हैं 10th एमसीक्यू के ऊपर, राइट। 10th एमसीक्यू की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि भैया सेमी फर्निश्ड गुड्स है, सेमी फर्निश्ड गुड्स के ऊपर हम कौन सा ट्रांसफर प्राइसिंग लगाएंगे, राइट। अब देखो, अगर आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे हैं तो ऐसे केस में कॉस्ट प्लस मेथड सबसे बेस्ट मेथड होती है कैलकुलेट करने के लिए। हालांकि आप अगर डिटेल्स अवेलेबल है तो आप अदर मेथड को भी यूज कर सकते हैं, बट इस केस में सेमी फिनिश गुड्स को दिया है तो कॉस्ट प्लस मेथड सबसे बेस्ट मेथड होती थी। इसके बाद में ये जो लास्ट एमसीक्यू है, ये जो पर्टिकुलर एमसीक्यू है, इसमें मुझे लगता है कि उन्होंने डेट वाइज कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि एप्लीकेशन अक्टूबर में ही कर दिया था, लेकिन एपीए एक्चुअली एंटर कहाँ हुआ, 26 में एंटर हुआ। तो एपीए की एप्लीकेबिलिटी कब से आएगी, लॉजिकली 26 27, क्योंकि क्या होता है एपीए जब एंटर हो जाता है, क्योंकि एपीए रिजेक्ट होने के भी चांसेस है, तो एप्लीकेशन से नहीं माना जाता, जिस दिन एपीए एक्चुअली एंटर हो जाता है उस दिन से माना जाता है। क्योंकि आपने एप्लीकेशन किया तो एपीए रिजेक्ट भी हो सकता है, एपीए के रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे टीपी के अंदर में, इसी के लिए इसका आंसर 26 27 से आगे होना चाहिए, ना कि एप्लीकेशन से। ठीक है मालिक, यहां तक के पढ़ने के बाद हम गए थे यहाँ पे कि भैया अगर जो कंपनी है, राइट, आर्म्स लेंथ प्राइस एओ ने डिटरमाइन किया है और आपके एप्लीकेबिलिटी बढ़ भी रही है इन कन्फर्मेटिव विथ आर्म्स लेंथ प्राइस,
तो आपको एडिशनल टैक्स कितना पे करना है याद करिए। अगर आपको आर्म्स लेंथ प्राइस में आप ए से रिकवर नहीं कर सकते और आप लोन भी नहीं मान रहे, तो आपको 20.9664% पे करना पड़ता है। तो सीधा इधर 210 लाख का 20.9664% लीजिए और काम खत्म कीजिए। वो आ रहा है 44,02944, है ना। इसके बाद आता है डबल ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन। हम कैसे कहते हैं ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन? हम उसे कहते हैं जब सेम इनकम जो है सेम पर्सन के हाथ में मोर देन वन कंट्री में टैक्स होती है। आंसर इसका बी आना चाहिए। इसके बाद में ओईसीडी मॉडल। अब देखो कई बच्चे मेरे को ऐसा कहते हैं, जब स्पेशली वो हमारी क्लास लेते रहते थे कि सर आपने ओईसीडी पढ़ाया, आपने बेप्स पढ़ाया, ये तो हमारे इंडेक्स में दिखता ही नहीं था। और मैं उन्हें बार बार कहता था बेटा जितना मैं आपको दे रहा हूं हमारे पूरी बुक के अंदर में वो सारा आपके सिलेबस के अंदर में है। ये भी उनमें से एक है। ओईसीडी मॉडल मैंने आपको पढ़ाया था। ओईसीडी मॉडल किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? जब दोनों कंट्री डेवलप्ड कंट्री हो। और यूएनएमसी कब एप्लीकेबल होता है? जब कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हो। याद आ रहा है? तो ओईसीडी टू डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में आता है, इसलिए आंसर बी होना चाहिए। फिर आता है 15 एमसीक्यू, राइट। आपने एसईजेड के अंदर में गार सेटअप किया है। हमने आपको एक नोटिफिकेशन पढ़ाया था, हमने आपको एक सर्कुलर पढ़ाया था जब हम गार पढ़ा रहे थे स्पेशली। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका यूनिट एसईजेड के अंदर में ऑपरेट हो रहा है 2021 के अंदर में, तो यहाँ पे गार एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। यस और नो? वो एक स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रेगुलेशन में आता है, तो यहाँ पे गार एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके एमसीक्यू अब आते हैं फिजिकल क्वेश्चन के अंदर में। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था आपका, ये चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड था। बहुत प्लेन सिंपल, जैसे हमने पीसीआरटी के एग्जांपल लिए थे, ये बिल्कुल उसी पे बेस्ड था। आपका ग्रॉस रिसीट दोनों कॉलेजेस से क्या किया जाएगा? लिया जाएगा। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी जो आपने रिसीव किया है वो भी लिया जाएगा। डिविडेंड इनकम को भी कंसिडर किया जाएगा एंड एग्रीकल्चर को भी कंसिडर किया जाएगा। ये सारे इनकम वाले पार्ट थे जिसमें से 15% आपको माइनस करना था और जितने भी एलिजिबल एक्सपेंसेस थे ये आपको क्या करने थे? लेस करने थे, राइट। तो जैसे एडमिन एक्सपेंसेस जो था 15% माइनस करने के बाद जो 85% था वो अप्लाई करना पड़ता था। तो क्या इसे एप्लीकेशन माना जाता था? यस, इसे एप्लीकेशन माना जाएगा। जो आप कॉर्पस डोनेशन बोल करके दे रहे हैं ये एप्लीकेशन नहीं माना जाना चाहिए, तो आपने यहां ध्यान रखना चाहिए था। जो आप कॉर्पस डोनेशन बोल करके दे रहे हैं ये एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। गिव नॉन कॉर्पस डोनेशन बिल्कुल हो जाएगा, ऐसे ट्रस्ट को दिया है तो ये एप्लीकेशन माना जाएगा, राइट। ये वाला जो है ये एप्लीकेशन नहीं माना जाना चाहिए था। और आपने हॉस्पिटल बिल्डिंग एक्वायर की है इंक्लूडिंग द लैंड, राइट, तो ये आपका क्या माना जाएगा? एप्लीकेशन माना जाएगा। बस इस हिसाब से आपको आपकी टोटल इनकम निकालनी थी और टोटल इनकम के बाद इसमें टैक्स निकालने का कोई दरकार नहीं था। अब आते हैं पार्ट बी। ये टैक्सेशन ऑफ फर्म पे बेस्ड था। मैंने ऑलरेडी कहा था टैक्सेशन ऑफ फर्म के अंदर में क्या आया है? अमेंडमेंट आया है। तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। मैंने अपने हर लेक्चर्स के अंदर में कहा था, रेगुलर में भी कहा था, फास्ट ट्रैक में भी कहा था, चिल्ला चिल्ला के कि इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन आ गया। सर क्या होना चाहिए था? यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करने बोला है? टोटल इनकम और टैक्स पेबल दोनों कैलकुलेट करने बोला है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे अगर गलती ना कर दे तो उन्होंने जो फर्म का कैलकुलेशन किया होगा वो 30% पे कैलकुलेशन होना चाहिए था। अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट थी जो डिसअलाउंस के अंदर में आनी चाहिए थी। कौन सा? ये एमएसएमई का जो पेमेंट था, एमएसएमई का जो पेमेंट था, राइट, ये 30 डेज में अग्रीड हुआ था, लेकिन एक्चुअल पेमेंट जो हुआ था ये 45 डेज के अंदर में हुआ था। तो यहाँ पे क्या डिसअलाउंस अट्रैक्ट होना चाहिए था, राइट। जब हम लोग यहाँ पे बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन को हमें क्या करना चाहिए था? एड बैक करना चाहिए था। और उन्होंने क्लियर किया है कि भैया इसके ऊपर क्या किया गया है? टीडीएस किया गया है। बट पार्टनर्स रेम्यूनरेशन बुक प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए एड बैक करना चाहिए था, राइट। यहाँ पे हमने एक रेसिडेंट एंटिटी को पेमेंट किया है विदाउट टीडीएस, तो यहाँ पे 30% का डिसअलाउंस वाला एडजस्टमेंट आपको याद आना चाहिए था, ये आपने करना चाहिए था। क्लियर है? एक और चीज, ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर आपने टीडीएस नहीं किया, जबकि इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस होना चाहिए था। इंटरेस्ट के ऊपर क्या होना चाहिए था दोस्त? टीडीएस होना चाहिए था। तो यहाँ पे भी आपका डिसअलाउंस वाला प्रोविजन अट्रैक्ट करेगा, कैलकुलेशन उस हिसाब से किया जाएगा। फिर आता है 3A वाला एडजस्टमेंट। अब ये 3A वाला जो एडजस्टमेंट है, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट था। अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी देखेंगे तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पे आना चाहिए था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी जुलाई 23 में परचेज की गई थी और इसे अप्रैल 25 के अंदर में सेल किया गया था। तो 24 मंथ्स वाला क्राइटेरिया होता ही नहीं। और यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वाला। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पे सेट ऑफ वाला एडजस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट है। होपफुली आपको याद रहा होगा, होपफुली आपको क्या रहा होगा? याद रहा होगा। एट द सेम टाइम एम्प्लॉयर ने 15% कंट्रीब्यूट किया है बेसिक सैलरी का। तो आप सैलरी के अंदर में लेते वक्त 15% लेंगे, लेकिन इसका जो डिडक्शन लेते वक्त है ये आपको 14% लेना होगा या 10% लेना होगा डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉयर। तो वो एडजस्टमेंट होपफुली आपने याद रखा होगा जब आप इसका कैलकुलेशन कर रहे होंगे। एवरीबॉडी यस? बढ़ते हैं आगे। इसका पार्ट बी जो था ये प्योरली आपका टोटल इनकम एंड डिडक्शन के ऊपर बेस्ड था, 80 JJAA वाला,
राइट। 80 JJAA में हम आपको याद दिला दें कि कैजुअल वर्कमेंस को नहीं मिलता, जिनकी सैलरी 25,000 के ऊपर है उनको नहीं मिलता। तो एलिजिबल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो थे वो ये रहे होंगे, और उस हिसाब से आपका क्या कैलकुलेट हुआ होगा, डिडक्शन कैलकुलेट हुआ होगा, राइट। यहाँ पे आपको आपका टोटल इनकम निकालना था और डिडक्शन के नाम पे आपको 80 JJ और AA को लेना था, राइट। ये आपने किया होगा, बाकी ये तो बहुत इजी था, इसमें कुछ नहीं था। यहाँ पे जो सेल्स कमीशन आपने दिया था रेसिडेंट को विदाउट डिडक्टिंग TDS दिया था, तो 30% का डिसअलाउंस वाला प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ होगा जब आप टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे होंगे। यस मालिक। इसके आगे जैसे ही बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आता ही आता था, मैंने सबसे पहले बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्लम सेल का क्वेश्चन आया। स्लम सेल के अंदर में रिवैल्यूएशन रिजर्व आपने बनाया था। रिवैल्यूएशन रिजर्व यानी लैंड का जब आप वैल्यू लेंगे तो आपने क्या करना था, 3000 में से 1000 रुपीज माइनस करने थे। लैंड का जो वैल्यू लेना था आपने, ये 2000 रुपीज लेना था। यस और नो, राइट। पेटेंट्स आपने एक्वायर किए थे पर इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था, यहां आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करके ही पेटेंट्स का वैल्यू लेना था। ये एक और एडजस्टमेंट थी जो आपके काम की थी। बाकी जो मशीनरी का वैल्यू था ये ऑलरेडी WDV पे था, तो आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यहां पे आपने FMV1 FMV2 विचएवर इज हायर के बेसिस पे फेयर मार्केट वैल्यू लिया होगा, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। ठीक है मालिक, चलो जी। यहां पे कैपिटल गेन का नेचर आपने क्या लिखा ये मुझे जरूर बताइएगा। आपने कैपिटल गेन का नेचर यहाँ पे क्या लिखा ये मुझे जरूर बताइएगा। ये लॉजिक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जो गेन आया होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना होगा, क्योंकि यूनिट जो था वो 2020 में स्टार्ट किया था और यूनिट का होल्डिंग पीरियड 36 मंथ से ज्यादा था। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ गेन आया होगा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया होगा। होपफुली आपने ऐसा ही कुछ लिखा हो। इसका जो पार्ट बी था ये सबसे इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एनआर में भी स्पोर्ट्समैन वाला क्वेश्चन था। ऐसे कई क्वेश्चन हमने हमारे MRP के अंदर में रखे हैं, फास्ट ट्रैक में क्वेश्चन सॉल्व कराए, रेगुलर में क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और ये काय के ऊपर बेस था बेटा, टोटल इनकम के ऊपर बेस था। होपफुली आपने ये जरूर किया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, राइट। इसमें जो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड था ये आपको नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स करना था, ये याद रखना था, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को मैच फीस से आने वाली इनकम, एडवर्टीजमेंट से आने वाली इनकम जो है ये जाती है स्पेशल रेट के ऊपर। बाकी जो आपका इंटरेस्ट इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये आपके स्पेशल रेट पे ही जाता है। होपफुली आपने ये ध्यान रखा होगा, राइट। क्योंकि यहां पे टैक्स कैलकुलेट करने बोला था, टैक्स कैलकुलेट करने बोला था। तो लेट्स से एडवर्टीजमेंट से आने वाली इनकम, या फिर आपने किसी मैगजीन को इंटरव्यू दिया वहां से आने वाली इनकम, या मैच फीस से आने वाली इनकम, स्पेशल रेट पे टैक्स होगी, दैट इज 20%। इंटरेस्ट हो गया, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हो गए, इनके लिए जैसे लॉन्ग टर्म हो गया तो आपका 12.5% आना चाहिए था यहाँ पे। इनकम फ्रॉम UTI आपके नॉर्मल इनकम के अंदर में जाना चाहिए था। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट आपके नॉर्मल इनकम के अंदर में जाना चाहिए था। तो होपफुली आपने उसको अलग अलग करके ही कैलकुलेशन किया होगा। यस, ओके। यहाँ पे एक और चीज दी थी, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस व्हाइल प्लेइंग द मैच। इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला था क्योंकि आपके लिए स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल था। 5A की अगर बात करें तो ये टॉपिक रिविजन से आया था। रिवीजन नाम का जो हमारा टॉपिक है उससे आया था कि भैया रिवीजन करते वक्त क्या कंसिडर किया जाए, क्या कंसिडर नहीं किया जाए सेक्शन 263 के अंदर में। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, MRP बेस्ड ही था। ये जो क्वेश्चन था इसका पार्ट बी, ये DRC के ऊपर बेस्ड था, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के ऊपर। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, पर उन्होंने ये क्वेश्चन डाला DRC से रिलेटेड। फिर आता है पार्ट बी, ये क्वेश्चन आपके ICDS को लेकर के क्वेश्चन था कि बताइए इन इंडिपेंडेंट सिनेरियोज में, ये सारे सिनेरियोज अलग है, इस पे ICDS लगेगा या इस पे ICDS नहीं लगेगा, उस बेसिस के ऊपर। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के केस पे रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा ये परसेंटेज कंप्लीशन मेथड पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए। होपफुली आपने इस चीज को कंसिडर किया होगा। यस और नो, राइट। फिर इस केस में आपका नोशनल क्लेम के ऊपर आया था कि क्या नोशनल क्लेम किया जा सकता है क्या ट्रेड पेबल्स को लेकर के, राइट। फिर यहां पे जो था डिसोल्यूशन के केस में आप NRV ही अप्लाई करते हैं, राइट। ICDS के केस में ये होपफुली आप लोगों ने कंसिडर किया होगा कि भैया यहाँ पे कॉस्ट नहीं NRV के बेसिस पे होना चाहिए था। और यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉग्नाइज MTM पे रिकॉग्नाइज करना था, ये आप लोगों ने ICDS के हिसाब से लिखा होगा। DTAA का थ्योरी क्वेश्चन, DTAA का थ्योरी क्वेश्चन बड़ा इजी। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं DTAA के, भैया दोनों को क्या प्रोवाइड करना, रिलीफ प्रोवाइड करना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथन करना टैक्सेशन को, एंड ट्रांसपेरेंसी लाना। ये 4 पॉइंट आपने DTAA के ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ DTA के अंदर में मेरे हिसाब से आपने 2 रखा होगा, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन एंड जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन, राइट। नेम द इंटरनेशनल मॉडल्स ऑफ DTAA यूज्ड इन द ग्लोबल ड्राफ्टिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन आपका था
कि ड्राफ्टिंग के वक्त हम कौन से मॉडल को यूज करते हैं, मॉडल कौन से मॉडल को यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे यूएनएमसी दैट इज ओईसीडी एंड यूएनएमसी ऐसे दो मॉडल को यूज किया जाता है। डेवलप्ड कंट्री में ओईसीडी को यूज किया जाता है, डेवलपिंग कंट्री में यूएनएमसी को यूज किया जाता है, और यूएसएमसी भी आपने बताया होगा ये दो मॉडल्स के अंदर में। वैसे उन्होंने दो ही मेजर मॉडल पूछे थे, तो आपको यहाँ पे यूएसएमसी नहीं भी लिखा होगा तो भी चलेगा, यस और नो। हमने इसको बहुत डिटेल के अंदर में इंटरनेशनल टैक्सेस में किया था। बच्चों आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको ये पेपर रिव्यू देख करके अब तक ये समझ आ चुका होगा कि शायद उन्हें अब दिसंबर देना है। मैं सभी उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आपके पास अगर रेगुलर टाइम है, 60 से 65 लेक्चर दे सकते हो, तो आप डीटी का रेगुलर ले सकते हो हमारे वेबसाइट के ऊपर से, और अगर टाइम नहीं है तो आप फास्ट ट्रैक भी ले सकते हो और प्रैक्टिस के तहत ये काम पूरे कर सकते हो, अगर आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ी होगी तो। फिर आता है इसका पार्ट बी। इसका जो पार्ट बी है ये आपकी टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल के ऊपर आता है, अज्यूमिंग दे हैव डू नॉट हैव डीटीडब्ल्यूए। यानी ये क्वेश्चन अगेन डीटीडब्ल्यूए का है, पर कौन सा वाला पार्ट है, यूनिलैटरल एग्रीमेंट वाला पार्ट है। तो यूनिलैटरल के हिसाब से आपने इसको सॉल्व किया होगा। एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्री सॉरी इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम मिला करके आपने सबसे पहले टैक्स निकाला होगा। एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया, एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन निकाला होगा। विच एवर इज लोअर के बेसिस पे आपने फॉरेन इनकम को क्या किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं थी। फिर आते हैं 7A के ऊपर। 7A के ऊपर आपको क्या निकालना था, आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना था बिटवीन द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के तहत आपको आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना था। यहां पे मोस्टली कप मेथड यूज होता है क्योंकि अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हमें क्लियरली बताया हुआ है, राइट। यहां पे मेरे हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी अगर दिया हुआ है, राइट, जीपी मार्जिन भी दिया हुआ है, तो आपके एक और चीज हो सकती है, वो है ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड के हिसाब से भी इसको कैलकुलेट किया जाता है। एज ऑफ नाउ मैं यह नहीं देख रहा डिटेल में जाकर के कि एग्जैक्टली क्या है, पर नॉर्मल जीपी मार्जिन अगर आपको दिया हुआ है तो हो सकता है कि आपको मेथड दिया हो, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड बोला है उन्होंने, है ना। तो एक से ज्यादा मेथड को यूज किया जा सकता है और फिर एवरेज ऑफ बोथ मेथड आपको कंसिडर होगा। यहां पे कितना इंटरेस्ट डिसअलाउ होने वाला है उस बारे में बात की है पार्ट नंबर बी में, कि आप बताइए कितना इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा, है ना। ये एक लीगल प्रोविजन पे बेस्ड था, तो आई होप आपने उसको थोड़ा इजीली किया होगा। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन था कि आप कंप्यूट कीजिए। और यहां पे मेरे हिसाब से आपको पूछा गया था मैट, तो आपको आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालनी थी, दोनों तरफ से कैलकुलेट करना था, नॉर्मल प्रोविजन से भी कैलकुलेट करना था और बुक प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना था। नॉर्मल प्रोविजन से कैलकुलेट करना था, बुक प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना था। ये थे जो मेजर एडजस्टमेंट्स थे मैट के, यस और नो। और डेप्रीसिएशन जो था ये भी आपने किया होगा, डेप्रीसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन जो था ये मैट के टाइम का एडजस्टमेंट था कि डेप्रीसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन जो है एक्सक्लूड किया जाएगा, माइनस किया जाएगा मैट कैलकुलेशन करते वक्त, राइट। यहां पे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दिया था, जिसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नील था, तो मैट कैलकुलेट करते वक्त आपका कुछ भी माइनस नहीं होगा, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि अभी तक के हम इंसॉल्वेंसी में गए नहीं थे। ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना था, नहीं तो आप सिर्फ अगर यही याद करके आए होगे कि विचएवर इज लोअर माइनस करेंगे तो गलत हो जाएगा, या 150 माइनस कर दिया होगा तो वो आईबीएस इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर में नहीं गया था, ये याद रखना, ठीक है। फिर आता है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ये तो बढ़िया इजी क्वेश्चन था आपका, आपको 92A अप्लाई करना था, कौन से केस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस माना जाएगा, कौन से केस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं माना जाएगा था, राइट। जैसे पहले केस में आपका होल्डिंग प्रिस्क्राइब परसेंटेज से ऊपर जाता है, माना जाएगा। ऐसे एक एक चीज है, जैसे ये अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है और उसी बेसिस के ऊपर सामने वाला क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, तो भी वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज माना जाएगा। तो एक एक में जाकर के आपको ये चेक करना था कि ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है या ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं है। ये उस बच्चे का बिल्कुल सही रहा होगा जिसने 92A को बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिसको हमने इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया था, राइट। तो ये था आपका डिटेल्ड पेपर एनालिसिस सीएमए फाइनल डीटी का। बच्चों पेपर को अगर मैं बात करूं, ओवरऑल पेपर बहुत इजी था पर लेंदी बहुत था। मैं इसको मतलब ये नहीं कहूंगा कि ये लेंदी नहीं था। एज फार एज हार्ड और इजी इज कंसर्न, मैं कहूंगा कि नहीं ये हार्ड तो नहीं था, मॉडरेट पेपर था, कंसिडरेबल था, आराम से कंप्लीट होने लायक पेपर था। और अगर आपने सही ढंग से पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया होगा, तो एग्जामिनेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यस और नो। होपफुली आप में से जितने बच्चे पेपर दे चुके हैं, पेपर अच्छा गया होगा। थैंक यू सो मच, आपके रिव्यूज हम तक पहुंचे थे। मैं इमीडिएट पेपर नहीं डाल पाया बिकॉज मैं कॉन्फ्रेंस और अदर चीजों में था,
राइट। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाने के लिए गया था नासिक में, इनकम टैक्स एक्ट 2025, तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं इमीडिएट रिव्यू डाल दूं। हालांकि मेरी जिम्मेदारी थी रिव्यूज को डालना। और एक और क्लैरिफिकेशन मैं आप सभी को दे दूं, हो सकता है जितना पेपर मैंने अब रिव्यू किया, मैंने अभी पूरा पेपर तो सॉल्व किया नहीं, जितना पेपर मैंने रिव्यू किया, हो सकता है एक दो क्वेश्चन में आपके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, बिल्कुल एक्सेप्टेड है। लेट अस ऑल वेस्ट फॉर सजेस्टेड आंसर्स और ये आ जाएगा। खैर, अगर आपको बाकी के पेपर रिव्यू लेने हैं या आपको लेक्चर देने हैं, डेमो लेक्चर ही क्यों ना लेने हो, तो आप हमारे चैनल एकत्वम फॉर सीएमए पे जरूर जाइए। वहां पे आपको एफआर का स्नेहा मैम का, एससीएम का प्रणय सर का, लॉ का सतीश सर का, जीएसटी का करण सर का और एफएम के लिए उत्कर्ष सर के पेपर रिव्यूज मिल जाएंगे, ताकि आप एनालाइज कर सके। अगर आप नए लेक्चर लेना चाहते हैं तो एक्सक्लूसिव सीएमए के लिए लेक्चर, जो सीएमए फाइनल, सीएमए इंटर एंड सीएमए फाउंडेशन के हम एक्सक्लूसिव लेक्चर देते हैं, वो भी आपको वहां से बाय करने को मिल जाएंगे। होपफुली आप जाकर के देखिए और आपको मजा भी आएगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है। बाकी थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के अंदर में। टेक केयर।